प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि डाइसैकेराइड्स की प्रॉपर ब्रेकडाउन ना होने की वजह से ये बॉडी में एज इट इज़ प्रेजेंट रहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होंगे और लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएंगे और वहाँ पे ऑस्मोटिक डायरिया कोज हो जाएगा और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के थ्रू ये ब्रेक होंगे स्मॉलर कंपाउंड्स में और फिर जो कि कोज करेगा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया एंड फ्लैचुलेंस। अब इसी में एक टर्म है डाइजेस्टिव एंजाइम डेफिशिएंसी। अब ये जो डाइसैकेराइड्स हैं इनकी ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो पा रही, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बॉडी में एंजाइम की डेफिशिएंसी है। एंजाइम इज़ डाइसैकेराइडेजेस जो कि ब्रेक करवाते हैं डाइसैकेराइड्स को। अब ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, यानी जीन से दूसरे इंडिविजुअल में आ रहा है। हेरिडिटरी डेफिशिएंसीज ऑफ द इंडिविजुअल डाइसैकेराइडेजेस हैव बीन रिपोर्टेड इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विद डाइसैकेराइड इंटॉलरेंस। अब यहाँ पे डाइसैकेराइड की ब्रेकडाउन नहीं हो रही तो वो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डाइसैकेराइड इंटॉलरेंस, और ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। अल्ट्रेशन इन डाइसैकेराइड डिग्रेडेशन कैन ऑल्सो बी कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज़। ये हेरिडिटरी भी डेफिशिएंसी हो सकती है और इसकी दूसरी वजूहात भी हैं, जिनमें इंटेस्टाइनल डिजीज़ आ जाती हैं बहुत सारी, और इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन और ड्रग्स दैट इंजर म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी एक एग्जांपल है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आर रैपिडली लॉस इन नॉर्मल इंडिविजुअल विद सीवियर डायरिया। अगर किसी इंडिविजुअल को सीवियर डायरिया है तो उसकी वजह से भी जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे डायरिया के थ्रू और यहाँ डेफिशिएंसी कोज हो जाएगी एंजाइम्स की। अब अगर हम डाइसैकेराइड डाइट में लेते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम नहीं है बॉडी में। ये टेम्पररी एक्वायर्ड डिजीज़ है, डेफिशिएंसी है एंजाइम की। कुछ टाइम बाद ये फिर से रिकवर हो सकती है। दस पेशेंट्स suffering or recovering from such a disorder cannot drink or eat significant amount of dietary products or sucrose without exacerbating diarrhea। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी को डायरिया हो गया है और सीवियर डायरिया है तो उसे पता होना चाहिए कि उसके अंदर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो चुकी है और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। डाइसैकेराइड्स जब बॉडी में जाएंगे तो उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है कि अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें ज़्यादातर लेक्टोज प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, तो ऐसी डाइट को कम कर देना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जब ये एंजाइम रिकवर हो जाए तो हम अपनी डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिशिएंसी में जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि कॉमनली ऑब्ज़र्व की जा सकती है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस कैसे होगा, लैक्टोज जब बॉडी में जाएगा तो इसके लिए जो एंजाइम होता है लैक्टेज वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा जो कि लैक्टोज को ब्रेक करवा दे और इसके स्मॉल कंपोनेंट यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दे जो कि एब्जॉर्ब हो जाए इंटेस्टाइन से। अब जब लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और इंडिविजुअल में लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन आ जाएगी। सो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एडल्ट आर लैक्टोज इंटॉलरेंस। More than 70% of world's adult are lactose intolerance। और ये जो डेफिशिएंसी ये अडल्ट में ज़्यादातर पाई जाती है तो इसका दूसरा नाम ये भी है अडल्ट हाइपोलैक्टेजिया। इस नाम से भी लैक्टोज इंटॉलरेंस को जाना जाता है। दिस इज़ पार्टिकुलरली मैनिफेस्टेड इन सर्टेन रेसेस।
ये कुछ रेसेस में ज़्यादातर पाई जाती है, जैसे कि इट इज़ अप टू 90% ऑफ अडल्ट ऑफ अफ्रीकन और एशियन population are lactase deficient and are less able to metabolize lactose than individuals of northern European origin. The mechanism by which enzyme is lost is not clear. इसका mechanism तो clear नहीं है. ये hereditary भी हो सकता है या it may be due to variation in DNA on chromosome 2. क्रोमोसोम 2 जो होता है वो लैक्टेज की सिंथेसाइस में हेल्प करता है, लैक्टेज की सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो वहाँ अगर डीएनए में वेरिएशन आ जाए तो क्रोमोसोम 2 पे अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो उसकी वजह से भी बॉडी में लैक्टेज सिंथेसाइज नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, और इसीलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब लेक ऑफ लैक्टेज एंजाइम की कंडीशन कोज होगी. इसका ट्रीटमेंट ये है कि हमें डाइट में लैक्टोज कंटेनिंग डाइट को कम लेना होगा, या तो लैक्टेज पिल यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हम डाइट में लैक्टोज लें तो वो उसकी ब्रेक डाउन करवा दें. लैक्टेज इज़ द एंजाइम विच ब्रेक लैक्टोज. This is the diagram showing abnormal lactose metabolism. बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज है, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम की डेफिशिएंसी है. लैक्टोज ब्रेक होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में. अब बॉडी में ये एंजाइम ही नहीं है तो ये इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, लैक्टोज की ही फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में भी पास हो जाएगा. ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से. अब यहाँ पे फिर से इस पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. बैक्टीरिया एक्ट करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करवाएगा, 3 कार्बन मेटाबोलाइट्स को रिलीज़ करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवाएगा और 2 कार्बन मेटाबोलाइट्स को भी रिलीज़ करवाएगा. इस कंपाउंड को 2 कार्बन और 3 कार्बन में तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और इसी की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स और फ्लैचुलेंस कॉज होगा और डायरिया कॉज होगा. ब्लोटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, और डायरिया की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी. और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है. लैक्टोज की वजह से अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर रहे हैं और इस वजह से डायरिया कोज हो रहा है. नाउ कम टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, अब थोड़ा और डिटेल में इनको देख लेते हैं. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज़ यूज्ड इन द ह्यूमन बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. कार्बोहाइड्रेट तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन तो ये है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं. Some carbohydrates serve as reserve food material in humans and in plants. Humans की बात करें तो humans में ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाएंगे, और जब बॉडी को नीड होगी एनर्जी की तो ग्लाइकोजन ब्रेक होंगे ग्लूकोज में और ये फिर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. और प्लांट्स में स्टार्च ये फंक्शन प्ले करते हैं. स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट हैं और ये एज अ रेजरवायर वर्क करेंगे प्लांट्स में. एंड स्टार्च इन प्लांट्स सर्व एज रिजर्व फूड मटेरियल. कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेवरल एनिमल स्ट्रक्चर एंड प्लांट स्ट्रक्चर्स. एनिमल और प्लांट का जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स एक अहम रोल प्ले करते हैं. इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ स्किन, connective tissues, tendons, cartilage and bone. In plants, cellulose is a component of wood and fiber. Cellulose structural role play करेगा plants के अंदर as a component of wood and fiber. इसके अलावा जो अदर फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के वो एज अ सेल component of cell membrane,
and nervous tissues. Carbohydrates are components of nucleic acid and blood group substances. Carbohydrates are involved in cell-cell interaction, blood group substances, in antigen and antibodies. Derivative of carbohydrates are used in drugs. For example, a glycoside Voban is used in clinical medicine. Streptomycin, an antibiotic, is a glycoside also. अमाइनो शुगर्स डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके साथ अमाइन ग्रुप अटैच है उन्हें अमाइनो शुगर्स कहेंगे. ये भी इन्वॉल्व हैं एंटीबायोटिक्स में, लाइक एरिथ्रोमाइसिन एंड कार्बोमाइसिन आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जिसमें अमाइनो शुगर्स प्रेजेंट हैं. एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ विटामिन सी इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है विटामिन सी. बैक्टीरियल इन्वेजन इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. सेल्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया इन्हीं पर अटैक करते हैं. अगर इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड को वो ब्रेक करवा दें तो बॉडी के अंदर डिजीज़ कोज कर देते हैं. सर्वाइवल ऑफ एंटार्क्टिक फिश इन आइसी इन्वायरमेंट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन इन देयर ब्लड. एंटार्क्टिक ओशन में जो फ़िशीज़ हैं, एंटार्कटिका में जो फ़िशीज़ हैं, एंटार्कटिका का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है. वहाँ पे अब जो फ़िशीज़ हैं वो कैसे सर्वाइव करती हैं? उनके ब्लड के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है. कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है जो एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी रखता है और उनके ब्लड को जमने से रोकता है. फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस. फार्मेसी में हम कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर रहे हैं? स्टार्च और डेक्सट्रिन की फॉर्म में एज डाइल्यूएंट्स एंड बाइंडर्स. टेबलेट्स में यूज़ कर रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में इनको यूज़ कर रहे हैं. डिसइंटीग्रेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स. प्रिपरेशन ऑफ इन्फेंट्स फूड फार्मूलाज. अगर इन्फेंट्स के लिए हमें कोई प्रिपरेशन बनानी है, जैसे सिरप्स बनाने हैं और उनमें जो एक्टिव हमने इंग्रेडिएंट डाला है वो बहुत ज़्यादा बिटर है, तो टेस्ट मास्क करने के लिए हम स्टार्च या डेक्सट्रिन को यूज़ कर सकते हैं. सेल्यूलोज को प्लास्टर्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और सर्जिकल वॉन्ड केयर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं. सेल्यूलोज को डाइल्यूएंट के तौर पर भी और बाइंडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स में. ग्लूकोज और सुक्रोज को एज अ स्वीटनर भी यूज़ कर सकते हैं इन सिरप्स एंड अदर मेडिकेशंस. कोटिंग एंड बाइंडिंग एजेंट्स इन टैबलेट्स एंड सिरप मैन्युफैक्चरिंग. कोटिंग के तौर पर भी किसी टैबलेट का टेस्ट मास्क करवाना है तो उसकी कोटिंग कर सकते हैं हम ग्लूकोज या सुक्रोज से. सॉर्बिटोल को भी हम डाइल्यूएंट के तौर पर, स्वीटनर के तौर पर, प्लास्टिसाइज़र के तौर पर या स्टेबलाइज़र के तौर पर अपने ड्रग्स या विटामिन्स में यूज़ कर सकते हैं. फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिरप्स में, टैबलेट्स में, सिंपल सिरप में ज़्यादातर सुक्रोज यूज़ किया जा रहा होता है. सिंपल सिरप्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें वाटर में हम सिर्फ सुक्रोज ऐड कर रहे हैं और उसको सिरप की फॉर्म में बना रहे हैं. टैबलेट्स में बाइंडर डाइल्यूएंट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं. कोटिंग के लिए शुगर कोटेड टैबलेट्स बना रहे हैं. लिक्विड ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं. इन्फेंट्स के फूड में स्टार्च और डेक्सट्रिन यूज़ कर रहे हैं. स्टेराइल इंट्रावेनस सॉल्यूशंस डेक्सट्रोज का यूज़ कर रहे हैं. इन एंटी डायरिया ड्रग्स पैक्टिन में हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं. लेक्सेटिव्स में म्यूसिलेज, लैक्टुलोज. एंटासिड्स में सुक्राल्फेट और डायूरेटिक ड्रग्स मैनिटोल और सॉर्बिटोल को यूज़ कर रहे हैं. एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट्स गम्स में यूज़ कर रहे हैं. गम्स को इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर भी हम अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं. एज न्यूट्रेंट मीडिया ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड टिश्यू कल्चर्स. एगार न्यूट्रेंट मीडिया में भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाने के लिए.
इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग सेल्यूलोज का मेनली यहाँ पे यूज़ होता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज और प्लास्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ गम्स। सम कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स हैव वेरियस थेराप्यूटिक यूज सच एज एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ विटामिन सी, ग्लूकोजामीन, डेक्सट्रेन एंड अदर्स। ये इनका थेरेप्यूटिक यूज़ है। विटामिन सी को, ग्लूकोजामीन को, डेक्सट्रेंस को और अदर कार्बोहाइड्रेट्स को या उनके डेरिवेटिव्स को हम थेरेप्यूटिक मेडिसिन्स में यूज़ कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक फंक्शंस में इनको यूज़ किया जा रहा है। So that's all about digestion and absorption, and then abnormalities of degradation of disaccharides, and then यहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ और इसकी इम्पोर्टेंस भी डिटेल में देख ली।